इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। तो चलिए इसका 11वां अध्याय शुरू करते हैं। कैसे करें कहानी का नाटकीय रूपांतरण, मतलब कहानी से नाटक के रूप में उसको कैसे परिवर्तन करना है, क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या कारण हो सकता है और किस वजह से किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कहानी और नाटक का संबंध, कैसे बनाए कहानी को नाटक, और नाटकीय रूपांतरण की चुनौतियां क्या क्या होती हैं। ये पढ़िए, एक छोटा सा यहाँ पर दिया गया है। न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, न ठेठ हिंदी न केवल उर्दू, जबान गोया मिलजुली है, जबान गोया मिलजुली है, अलग रहे दूध से न मिश्री, और डली डली दूध में घुली हो। लिखने वाले का नाम है नारायण प्रसाद बेताव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये फारसी थिएटर के मशहूर नाटककार रह चुके हैं। तो यहां से नाटक को, कहानी को नाटक में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में। तो प्रत्येक कथा साहित्य में घूमित, जितने भी कथा है साहित्य में घूमित एक कहानी होती है, केवल कहानी। भाषा भी एक जैसी होती है, फिर भी विविधताओं का स्वरूप अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार की विविधता होती है। और ये कौन से तत्व है जो इन विद्याओं के अलग अलग रूपों को निर्धारित करते हैं, अलग अलग प्रकार को निर्धारित करते हैं। क्या विधा बदलने का, ये जो विधा, जो रस्म चलता है, ये रीति रिवाज को बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है। मतलब ये काव्य प्रभाव और आशावाद में भी कुछ बदलाव आते हैं क्या? अगर हम कहानी से नाटक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो कुछ बदलाव होगा। साहित्य की अलग अलग विद्याओं का अलग अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विद्या बदल सकता है। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। और इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विद्याओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार, अब देखो साहित्यिक विद्या भी जो होता है उस स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव आ ही जाता है और बदलाव रहता ही है। विद्याओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है, एकदम निरंतर चलती रहती है। कहानी का नाटक के रूप में रूपांतरण करने के लिए, ये जानो, कहानी का नाटक के रूप में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा सामान्यताओं को समझना आवश्यक है। उसका सामान्यताओं को नहीं समझोगे तब तक आप बदल नहीं सकते हो। ये चित्र देखने से आपको क्या समझ में आता है? ये चित्र देखने से समझ में आता है कि 5 लोग किसी चीज को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 लोग किसी चीज को देख रहे हैं। ईदगाह के नाटक रूपांतरण का एक दृश्य है। तो इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। कैसे? जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता भी है। चूंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। हम जो भी दृश्य देखते हैं उसको हम पहले सोच लिए होते हैं, तभी देखते हैं। इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। जिस चीज को हम सोच कर रखते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं, वो हमें बहुत दिनों तक याद रखता है। जैसे मैं आज 25 साल पहले जो फिल्म देखे थे उसके बारे में भी हमें याद रहता है, कल देखे वो भी याद रहता है। लेकिन 25 साल पहले क्या पढ़े हैं और कल क्या पढ़े हैं ये नहीं याद हो सकता, क्योंकि ये अच्छा चीज होता है। फालतू चीज ही हमारा दिमाग याद करके रख सकता है। यही कारण है कि गोदान देवदास उसने कहा था, यहाँ पर बात है कि गोदान देवदास उसने कहा था, और सदगति आदि के नाटकीय रूपांतरण कई बार हुए हैं, बहुत बार हुए हैं, और कई तरह से भी हुए हैं, अलग अलग बदलाव की वजह से भी हुए हैं। जैसे में रामानंद सागर का रामायण बना, अलग बना, उसके बाद जो रामायण सीरियल बना अलग बना, उसके बाद जो बना वो भी अलग बना, और जो आदि पुरुष बना सबसे अलग बना।
पता नहीं इसको देश में रिलीज कैसे करने दिया गया, और फालतू में रिलीज तो रोक दिया गया था, फिर भी रिलीज हो गया था। उसकी बात छोड़ देते हैं। कहानी कही जाती है, कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो कहानी लिखा है, हम इसको कह सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं चाहे पढ़ सकते हैं, आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं। मंच सजा होता है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होता है, पूरा उजाला होता है। सामान्यता यह होती है कि यहाँ पर देखा जाए तो सामान्यता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, दोनों में एक ही कहानी होती है। पात्र होते हैं, प्रवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होता है, द्वंद्व होता है, बात विचार होता है, शब्दों से लड़ाई होता है, चरम उत्कर्ष होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के रूप में मूल्य तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यकता है उतना संभवतः कहानी में नहीं होता है। जितना नाटक में चाहिए उतना कहानी में नहीं होता है ना, मात्रा ही उतना नहीं दिया जाता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है कि जैसा समय वैसा स्थान वैसा ही उसको बांट दिया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है। जो भी कथा वस्तु होता है किसी न किसी घटनाओं का लेखा जोखा ही होता है जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है, किसी भी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय वहीन हो, घटना स्थान तथा समय से थोड़ा अलग हो, समय के साथ भी हो सकता है। और कहानी की कथा वस्तु कथानक दो सामने रखकर, यहाँ पर क्या है, कथा वस्तु का कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है कि कैसे किसके लिए अच्छा होगा, और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यही है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घटती है, एक घटना एक स्थान और एक समय में घटती है, तो वह एक दृश्य होगा। क्या होगा? वह एक दृश्य होगा। गा कहानी से उसके संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। ईदगाह में बताया गया है कि कैसे एक बच्चा मेला में जब जाता है तो एकदम उतावलेपन के कारण उछलने लगता है कि ना हमको ये चाहिए ही चाहिए। हम भी बचपन में किया करते थे। हमारे माँ बोलती थी हम दाम कम करवाएंगे, दुकानदार बोलता था हम करवे नहीं करेंगे, हम बोलते थे हम ले ही कर जाएंगे। आगे आते ऐसे होता है बच्चों के मन में, ऐसा मनोवैज्ञानिक भी कहता है, मनोविज्ञान भी बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय की मनोस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं। गांव के हिस्से को देखिए जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, बार बार अपने पैसे गिन रहे हो, चाहे गिन रहे हैं, और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं कि कब निकलेगा। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना और केंद्रित हो जाता है, अमीना के तरफ, अमीना पर केंद्रित हो जाता है। तो पहिल का कैमरा इसके तरफ, और पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हमीदा और उसकी दादी के तरफ केंद्रित हो जाता है, और उनके संवाद दिए जाते हैं, उनके संवाद को दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पर ये घटा है बस। तो ये सब कहानी के रूप में बताए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां जिसका सफलतापूर्वक नाटकीय रूपांतरण हुआ है, जैसे में चीप द दावत, भीष्म साहिनी और टोबा टेक सिंह मेंटो, और आगे है डिफ्थ कलेक्टरी, अमरकांत, दुविधा, विजयदान देथा, कफन प्रेमचंद, बड़े भाई प्रेमचंद, मोटे राम शास्त्री प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद। इधर लेखक का नाम है
तो इधर उनका कहानी लिखा हुआ है जिस पर फिल्म बन चुका है। रुपया तुम्हें खा जाएगा, भगवती चरण वर्मा, वारेन हेस्टिंग का सांड, उदय प्रकाश और शांत में प्रार्थना उदय प्रकाश, मोहनदास उदय प्रकाश और भाव का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर, धूप का टुकड़ा, धूप मतलब क्या, वो जो धूपदानी में धूप जलाते हैं ना उसका टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर, विक एंड 3 एकांक नाम के प्रकाशित, निर्मला वर्मा ये लिखी हैं। चलिए आगे की पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। स्थान और समय के आधार पर किसी भी जगह और समय के अनुसार पर कहानी का विभाजन उसके दृश्य को लिखा जा सकता है कि ऐसे इतना जगह विभाजन होगा। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार, प्रत्येक दृश्य का कथा के अनुसार औचित्य होता है, मतलब कथा के अनुसार ही उसके बाद विवाद संवाद सब होते हैं, समय भी वही मतलब रखते हैं। मतलब यह कि प्रत्येक दृश्य का कुछ न कुछ कथानक का हिस्सा है, और क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते हैं जो अनावश्यक हो। ये घटना की गति को बाधित करेगा, घटना की गति जो है उसको बाधित करेगा और नाटक उबाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उबाऊ हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथा अनुसार तार्किक विकास हो रहा है, तर्क के साथ उसका न कुछ विकास हो रहा है, चाहे हर एक प्रकार क्यों ना हो कथा का। यह नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात को कि हमारे कथा तर्क के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं, इसके विकास को देखने के लिए दृश्य विशेष से उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रसारित होते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, कथा अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरा करता है और उसका ऐसा अंत हो जाता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इससे अगला मतलब उसको विचार के साथ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तर्क के साथ, तो अगले दृश्य से वो जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए दृश्य का पूरा वितरण तैयार किया जाना चाहिए और शुरू से लेकर अंत तक A to Z तक पूरा दृश्य तैयार होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। आवश्यक जानकारी छूट जाएगी, क्रम बिगड़ जाएगी, तो बाकी सबका कहानी भी बदल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में आरंभ, मध्य और अंत होता है। केवल नाटक में ही नहीं, नाटक के हर हिस्से में आरंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। कोई भी दृश्य एक साथ बहुत सारा काम कर लेता है और एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेशों को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। यहाँ पर बात है कि दूसरी ओर जो पात्र होते हैं, नायक और प्रतिनायक चाहे नायिका होती है, वह परिवेश को संवादों के माध्यम से शुरुआत के सीन को संवाद बात विचार करके उसको स्थापित करता है और उसके साथ साथ अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार कर लेता है। ये चित्र आप देख सकते हैं रामायण कथा का नाटकीय रूपांतरण, मतलब रामायण का यहाँ पर रामायण के नाटक का रूपांतरण हो रहा है, लेकिन ये रामायण का नहीं, कृष्ण भगवान का मतलब क्या हो जाता है, ये महाभारत का है, कृष्ण लीला, क्योंकि ऊपर मोर पंख है ना मोरी पे। रामायण में तो कहीं मोर पंख का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हो जिसमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो, तो उसमें कोई संवाद न होगा। ऐसा दृश्य का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए और ऐसे भी दृश्य का पूरा संवाद के साथ खाका तैयार कर लो। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां सूचनाएं और घटनाएं दोहराई ना हो गई हो, मतलब वही
जानकारी, सूचनाएं फिर से दोहराया ना गया हो, इसके बारे में भी देखना जरूरी होता है। दृश्य निर्धारित, दृश्य निर्धारित करने के लिए दृश्य और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि जब उसको हम पढ़ेंगे, चाहे उसके दृश्य को समझेंगे, तो हमें यह अनुमान हो सकता है, मतलब संभावना हो जाती है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्य में नहीं है। तो मूल कहानी में बहुत कुछ होता है जो दृश्य में नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो तो समझ लो। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण, उस पूरा नाटक का विवरण, परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः, मतलब परिस्थितियों पर टिप्पणी मतलब छोटे मोटे नोक झोंक के वजह से जैसा है, जैसे मैं कोई कमेंट बाजी कर दिया वैसा ही। दृश्यों में न ढल पाती है, दृश्यों में न ढल पाती है, यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की जाती है। मतलब यहाँ पर लिया जाए तो परिवेश शुरुआत में, परिवेश परिस्थिति पूरा शुरुआत में, पात्र कथानक से संबंधित, इन लोगों के विवरणों के ऊपर क्या क्या टिप्पणी होती है, ये आप सबको पता ही है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग प्रकार में अलग अलग लोगों को स्थान देने का अलग अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी, उदाहरण के लिए देखा जाए तो विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है, किसके बारे में, परिवेश के बारे में है, तो उसे मंच सजा के अंतर्गत लिया जाएगा। मतलब मंत्र सजा कर, पूरा मंत्र सजा धजा रहेगा, उसके अंदर ही लिया जाता है। या प्रसव संगीत, प्रसव संगीत के माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है। प्रसव संगीत जब होता है ना शाम का समय, तो उस समय भी उसको मिलाया जा सकता है। और विवरण यदि पात्रकों के बारे में है, विवरण है जो पात्रकों के बारे में है, तो उन्हें संवाद के माध्यम से ही निर्धारित करना चाहिए। मतलब बातचीत करके ही, विचार करके ही उसका आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो निर्धारित दृश्य में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। जब संवाद अच्छा देंगे तो निर्धारित जगह को जो फंस रहा है उसको भी आगे हम निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि, कहने का साफ मतलब यही हो सकता है कि कहानी में वक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक, कहानी में वक्त महत्वपूर्ण था, सूत्र नाटक के रूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह सूत्र है, जिस तरह नाटक है, उसी के जगह जैसा अपना जगह को निर्धारित करके हम आगे चल देते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर, जब दृश्य निर्धारित हो जाता है तो उसके ऊपर अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो भी हम देखते हैं उसको पूरा करने के लिए, दृश्य के कार्मिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है। तो आगे के बात को सुनिश्चित करने के लिए, खत्म करने के लिए भी संवाद है या नहीं है, होते ही हैं। जब नाटक होगा तो लास्ट तक भी कुछ ना कुछ होता है कि हम बोल सकें। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। क्या कहता है? लिखने का काम किया जाता है, जब वो सामने प्रस्तुत नहीं होता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बातें यह है कि उनके लिखे जाने का 100%, उनके लिखे जाने का 100%, कितना? 100% औचित्य हो, मतलब 100% सामने, आपके सामने दिखे। और तीसरी बात जो ध्यान में रहे, हर किसी के ध्यान में रहे, वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। कोई भी संवाद है, छोटा हो, संवाद छोटा क्यों ना हो, लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए और बोलचाल भाषा में ही होना चाहिए। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है। कहानी में जो छपा है लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तात्पर्य बनाए रखना, समय बनाए रख पाना कठिन होता है, क्योंकि लंबे लंबे डायलॉग लिखेंगे तो फिल्म भी लंबे लंबे चले जाएंगे। इसलिए टपोरीगिरी के रास्ते से छोटा, एकदम लघु आंसर लिखा जा सकता है, लघु नाटक लिखा जा सकता है, जिसको आराम से कोई भी बोल सकता है।
कहानी में चरित्र और चित्रण अलग प्रकार की किया जाता है। कहानी में चरित्र और चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विविध कुछ नाटक के उसके बीच में कुछ बदलाव की जाती है। और रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों को दृश्यात्मक और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दृश्य के तौर पे चाहे नाटक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद्र ने मेले में जाते हामिद के कपड़ों जब मेले में हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया और न ही अन्य लड़कों के बीच में एक बार लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा। हामिद नंगे जो होगा पैर होगा और उसकी कुर्सी में पैबंद लगेगा। पैबंद मतलब उसके कुर्सी में सब उसका नीचे वाला बंद करने वाला लगेगा, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी इच्छा आर्थिक स्थिति से सूचक है। जैसा उसका इच्छा, जैसा उसकी आर्थिक स्थिति, वैसा ही उसका कपड़ा है बाकी सबका। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अलग तरीका है। संवाद में यहाँ पे संवाद को नाटक में हम जब उसको लाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, जो प्रायः निर्देशक का काम करता है। किसका? निर्देशक का काम करता है। पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। किस ओर? पात्रों की भाव भंगियाओं और उसके तैरतकियों जिसको बोलते हैं मैनरिज्म के प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। और जो भी पात्र होते हैं उनके भाव और उनके अंदर की शक्ति को वहां पे प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। कि कहानी के लंबे संवाद को छोटा करके, कहानी के बड़े बड़े संवाद को छोटा करके उन्हें नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग का चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। मतलब समय के अनुसार, उसमें स्थान के अनुसार हर चीज बदला जा सकता है। राजस्थान, पंजाब और भी कई सेक्टर में जब शूटिंग करोगे तो वहां के श्रेणी के माध्यम से मिलाओगे, लेकिन यहाँ पे बिहार का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, दिल्ली का अलग, पंजाब का अलग, राजस्थान का अलग, कर्नाटक का अलग, तमिलनाडु का अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, तेलंगाना का अलग, केरल का अलग, गोवा का अलग, सबका अलग अलग ही कुछ ना कुछ है। कहानी के लंबे संवाद को छोटा करके ही उसको क्या कर सकते हैं, एकदम नाटकीय बनाया जा सकता है, जैसा कि आपने कभी बनाया ही नहीं है। और संवाद को रंग और चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है कि भैया संवाद कैसा होना चाहिए। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण, ध्वनि और प्रकाश दोनों ही चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जैसे में प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में, प्रायः जो वहां के निर्देशक हैं तो इस संदर्भ में निर्णय लेते हैं कि पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक हमेशा स्वागत करना जानता है, बाकी नहीं। लेखक को यदि इन संभावनाओं को, जो भी संभावनाएं हो रही है उसकी जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वासता पैदा हो जाती है। अगर अंदर की जानकारी हो जाए तो आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और रूपांतरण बदलाव का कार्य जो होता है वो संतोषजनक हो जाता है, एकदम आसानी से बीतने लगता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में वक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद के दृश्य की घटनाएं प्रस्तुति में आ सकता है। यहाँ पर देखिए, रूपांतरण में एक समस्या, चाहे पात्र हो चाहे पात्रिका, मनोभाव को जो कहानीकार होता है उसके द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त करना पड़ता है, नहीं तो ये लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे, क्योंकि द्वंग ही नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस दिवंग में है। कौन? हामिद इस दिवंग में है कि क्या क्या खरीदे या
जहां मतलब क्या क्या खरीदे, या जहां वह यह सोचता है कि अम्मा अम्मा का हाथ जल गया है। वो क्या जानता है कि अम्मा का हाथ जल गया है, उसकी रूपांतरण कठिन है, उसको ठीक करना कठिन है। तो रूपांतरण में इस तरह के वितरण प्रस्तुत होते हैं। इस तरह के प्रस्तुत करने के लिए स्वागत कथन का प्रयोग किया जाता है, और उसमें लेखक मंच के कोनों में जाकर अपने 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 आप से यह संवाद बोलते हैं। जो भी वहां पर लेखक होते हैं वो जाकर कहीं बैठ जाएंगे कोना में और अपने आप से बात करने लगते हैं। संवाद बोलता है, लेकिन आजकल वॉइस ओवर आर्थिक ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलते, यह माध्यम से संभव है, और ये टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से संभव हो सकता है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बताया गया है, जिसके में आपको हर चीज जानने को मिलेगा फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड के बारे में। ठीक है, इस प्रकार हामिद की ललचाई आंखें थी, लालची था, ओठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। मतलब वो दुकान से दूर गया कैसे? वो गलत श्रेणी में गया था, क्योंकि उस समय वह क्या कि इसलिए रूपांतरण का यह एक पाठक का ही सही तरीका है। लेकिन उसमें क्या हुआ था? लेकिन उसने कहा कि ओठों पर जीभ फेरते हुए बाद में भारी कदमों से बहुत धीरे धीरे दुकान से दूर चला गया, और दृश्य बनाया जा सकता था कि कहानी का नाटकीय रूपांतरण करने से पहले, कहानी को लिखने से पहले यह जानकारी देना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं, वर्तमान रंगमंच में क्या हो रहा है। ठीक है, यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक लिखे जाएंगे सब अच्छा होगा। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही कह सकता है कि अच्छी नाटकीय प्रस्तुतियां देखी जा सकती है, क्योंकि अच्छा नाटक होता है तो उसको आराम से देखा जा सकता है। अब आता है संवाद में पाठक। 1 नंबर, कहानी और नाटक में क्या क्या सामान्यताएं होती है। 2 नंबर, स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें, किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। 3 नंबर, कहानी के नाटकीय रूपांतरण में नया रूपांतरण होता है नाटक में, कहानी में, तो उसके संवाददाताओं का विशेष महत्व होता है। और नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, इसके बारे में आप 4-4 लाइन तो लिख ही सकते हैं, ये देख सकते हैं। दिखा किस तरह गाड़ी में, पैदल, पेड़ के ऊपर, सब हाथ करके दिखाया जा रहा है ना वैसे। फिर उनका बच्चा हुआ आप, फिर आपका बच्चा हुआ, फिर उसके बाद से फिर आपकी पत्नी मम्मी बन गई, उसके बाद से कहानी खत्म हो गया। और दूसरे भाग में पढ़ेंगे कैसे बनता है रेडियो नायक, रेडियो नाटक। रेडियो नाटक के बढ़ोतरी पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की पूरी टीम 24 घंटा आपके निगरानी में रहती है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।